तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि तुला लग्न के कुंडली के लिए फलादेश के प्रमुख सूत्रों क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि किसी भी लग्न के लिए अनगिनत सूत्र होते हैं। प्रमुख रूप से हम लोग या कोई भी व्यक्ति जब भी आपके पास में हमारे पास में आता है तो अपने कार्यों के लिए, अपने धन के लिए, अपने समृद्धि के लिए, अपनी जमीन जायदाद के लिए पूछता है। तो तुला लग्न की कुंडली में अगर बलवान मंगल हो, कहीं भी बली मंगल हो, बलवान मंगल हम लोग कैसे समझेंगे? तो बलवान मंगल का मतलब कि लग्न के अंश के आसपास में मंगल का भी अंश हो, सबसे अच्छा वही माना जाता है। लग्न का अंशात्मक मान जितना है, अगर मान लिया जाए लग्न का अंशात्मक मान 8 है, लग्न का यदि अंशात्मक मान 8 है तो 8 अंश के आसपास जितना ही, 8 अंश के आसपास जितना हो उतना ही अच्छी बात है। अगर लग्न का अंशात्मक मान 8 हो गया तो मंगल कुंडली में कहीं भी हो, 8 अंशों के आसपास नहीं हो, यानी कि 5 अंश हो, 4 अंश से अधिक हो और 12 अंशों के अंदर हो तो लग्न को भरपूर मदद करने वाला हो गया। ये नहीं कि लग्न का अंशात्मक मान 8 है और मंगल का अंशात्मक मान 22 है, तो 22 अंश के मंगल जो काफी बलवान हो गए, 4 अंश से तो ज्यादा उत्तम जरूर हो गए। 4 अंश के किसी भी राशि में यदि मंगल देव होते हैं, अगर यही मिथुन राशि में ही मंगल देव हो जाए 4 अंशों के, या उच्च के ही मंगल हो जाएं 4 अंशों के, नहीं नहीं 22 अंशों के, हाँ, अगर 22 अंशों के मंगल देव यहाँ हो गए तो लग्न के अंशात्मक मान से काफी दूरी हो गया कि नहीं दूरी हो गया, 14 अंशों की दूरी हो गई। तो क्या यह मंगल लग्न को प्रभावित कर पाएंगे? नहीं गुरु जी। नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि तुला लग्न की कुंडली हो और मंगल देव अच्छे स्थिति में होकर लग्न के अंश के आसपास में हो, 2 4 5 अंश कमी या अधिक चलेगा। लग्न के अंश के आसपास में जितने अधिक करीब होंगे उतने ही अधिक लाभ देंगे। तो किस चीज में लाभ देंगे? एक तो विवाह के लिए भी उत्तम, क्योंकि मंगल क्या है, 7वें भाव के स्वामी भी हैं। मंगल क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, परंतु सप्तमेश होने से इनकी क्रूरता समाप्त हो गई। और दूसरा भाव जो है, अगर बात विवाह की जाए तो दूसरा भाव विवाह के आयु का भी है, विवाह को लंबा ले जाने वाला भाव भी है। तो स्वयं विवाह के भी कारक और विवाह को अस्थायी रूप देने का भी कारक मंगल देव ही हैं। कुंडली के दूसरे भाव से विवाह के आयु का विचार किया जाता है कि नहीं किया जाता है? जी गुरु जी। विवाह की आयु का मतलब कि विवाह अच्छा चलने वाला है नहीं चलने वाला है, वो 8वां भाव। तो जो विवाह का कारक ग्रह बन रहा हो या विवाह का मैनेजिंग करने वाला ग्रह हो, वही विवाह के 8वें भाव का भी स्वामी हो, तो यह विवाह के लिए अच्छा ही है। हाँ, अगर इनकी अशुभता समाप्त नहीं हुई होती तो यह समस्या देते। तो अगर तुला लग्न की कुंडली में मंगल अंशात्मक मान से लग्न के आसपास में है तो वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाते हैं। साथ में केवल वैवाहिक जीवन को ही अच्छा नहीं बनाते, परंतु यह 10वां भाव जो है, यह व्यवसाय का भी है, साझेदारी का भी है। तो यदि तुला लग्न की कुंडली में मंगल देव ठीक ठाक हो, वैसे व्यक्ति अपना दुकान, अपना व्यवसाय अगर किसी को पार्टनरशिप में भी बनाकर चलाते हैं तो बड़ा उत्तम लाभ देता है। बहुत ही उत्तम लाभ देता है।
क्योंकि धने से ही दूसरा भाव धन भाव का स्वामी होता है। धन का भाव का स्वामी ही व्यवसाय भाव का स्वामी हो और अच्छी स्थिति में हो, अच्छी बात है। अब दूसरे सूत्र पर चलते हैं। हालांकि यह सूत्र सभी लग्नों पर लागू होता है कि दसम भाव में कोई भी ग्रह हो, लग्न कोई भी हो, लग्न, दूसरा सूत्र कि कोई भी लग्न हो और 10वें भाव में उच्च के ग्रह बैठे हुए हों, तो नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत ही उत्तम होता है। उत्तम। अब यहाँ पे 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर की राशि में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं? तो देव गुरु बृहस्पति। यहाँ पर सभी ग्रहों की उच्च राशियां लिखी गई है, यहीं पे देव गुरु बृहस्पति हो जाए। या 1 नंबर की राशि हो तो 1 नंबर की राशि में यहाँ पर सूर्यदेव उच्च के होते हैं और सूर्यदेव यहाँ पर हो जाए। किसी भी लग्न की कुंडली हो, 10वें भाव में यदि कोई भी ग्रह उच्च का हो तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक विशेष सूत्र लागू होता है जो सभी लग्नों के कुंडली पर वह लागू नहीं होता, कि यदि शनि चौथे भाव में हो तो जमीन जायदाद व्यक्ति अपने कमाई से जरूर खरीदता है, क्योंकि शनि जमीन के भी कारक हैं। चौथे भाव में यदि शनि हो तो ये भी सस योग बना दिया है। शनि का चौथे भाव में होना या 7वें भाव में होना या 10म भाव में होना या लग्न में होना, और स्वराशि का, यदि स्वराशि के शनि केंद्र भाव में कहीं भी लग्न में हो, चौथे में हो, 7वें में हो या 10वें में हो, ससयोग बनाते हैं। यानी कि व्यक्ति को लोकप्रियता प्रदान करते हैं। व्यक्ति क्या करता है? अपने कार्य के बल पे, अपने कर्तव्य के बल पे, अपने अनुशासन के बल पे, क्योंकि शनिदेव अनुशासन भी है, के सहारे समाज में प्रतिष्ठा पाता है। और यही योग यदि चौथे भाव में बन जाए तो चौथा भाव मित्रता का भी है, लोकप्रियता का भी है, तो व्यक्ति लोकप्रिय भी होता है एवं अपने कमाई से जमीन वगैरह जरूर खरीदता है। सभी लग्नों की कुंडली में नहीं, केवल तुला लग्न की कुंडली में बुध देव अगर छठे भाव में होते हैं तो यह राजयोग प्रदान करते हैं। यानी कि पैसे के लिए आय के तरह तरह के नए नए स्रोत खोलते हैं। आय के नए नए स्रोत खोलते हैं, परंतु छठे भाव में उच्च के होने के बावजूद या नीच के, गुरु जी नीच के हो जाते हैं ना छठे भाव में तो। नीच के हो जाते हैं। छठे भाव में बुध देव नीच के होते हैं। यहाँ पर देखा जाए सभी ग्रहों की नीच राशियां लिखी गई है, बुध के सामने 12 नंबर है, बुध देव यहाँ पर नीच के हो गए। तो अन्य लग्नों में यह सूत्र लागू नहीं होता, परंतु तुला लग्न में बुध देव नीच के होने के बावजूद भी, बुध देव नीच के होने के बावजूद भी अच्छे पैसे की आमदनी के नए नए स्रोत खोलते हैं। कारण यह हो जाता है कि हम सबों ने पढ़ा है पूर्व में, शायद आप लोग नहीं पढ़े हों। फल दीपिका पुस्तक जब चल रही थी तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था फल दीपिका पुस्तक में कि ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता देनी चाहिए। किस राशि की प्रधानता देनी चाहिए? मूल मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण राशि की प्राथमिकता देनी चाहिए। तो बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में है, तो 12वें भाव का स्वामी का छठे भाव में बैठना एक अपने आप में विपरीत राजयोग बना देता है। क्या करता है? विपरीत राजयोग बनाता है।
इसलिए, लेकिन नीच के होने के कारण, छठे भाव में बुध के नीच के होने के कारण यह व्यक्ति को रोगी भी बना देते हैं। हमने कहा भी था कि यह आय तो देते हैं परंतु स्वास्थ्य अच्छा नहीं देते। एक सूत्र और है जो सभी लग्नों पे लागू होता है, वह सूत्र यहाँ भी लागू हो रहा है। ग्रह के नाम बदल जाएंगे लेकिन सूत्र वही है कि किसी भी लग्न में, लग्न यानी कि प्रथम भाव, पांचवा भाव एवं नौवें भाव के स्वामी की युति हो, लग्नेश पंचमेश एवं नवमेश। यहाँ पे लगने से यहाँ पर 7 नंबर की राशि लिखी गई है। 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। यहाँ 11 नंबर की राशि, 11 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव। यहाँ 3 नंबर की राशि लिखी गई है जिसके स्वामी बुधदेव। अगर बुध, शुक्र एवं शनि तीनों की युति हो जाए, कहीं भी हो जाए कुंडली में, यह उत्तम लाभ देता है हर प्रकार से। यह आपको ज्ञानवान भी बनाता है एवं धनवान भी, बुद्धिमान भी बनाता है, शिक्षित भी बनाता है। यह हर प्रकार के सुख देता है। हाँ, अब यह बात हो गई कि यदि यही ग्रह किसी शुभ भाव में बना हो तो अच्छी बात है। अगर इन तीनों में से कोई भी, जो अब यह तीनों किस किस भाव के स्वामी है, तो लग्न भाव के स्वामी है, पंचम भाव के हैं, नवम भाव के स्वामी है। अगर इन्हीं में से लग्न में बन जाए या पंचम भाव में बन जाए या नवम भाव में यह युति बन जाए तो यह सर्वोत्तम हो जाता है। यानी कि केंद्र, यानी कि त्रिकोण भाव में यह युति बने तो सर्वोत्तम, केंद्र में बने तो भी उत्तम, केंद्र में बन जाता है तो उत्तम। अगर लाभ भाव में बनता है, धन भाव में बनता है या तीसरे भाव में बनता है तो भी अच्छा ही फल देता है, यानी कि सामान्य से थोड़ा अच्छा फल देगा। परंतु यही अगर कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में लिखा है तो भी तो योग अपना फल देता ही है, लेकिन बिल्कुल कम देता है। कोई भी कुंडली में बनने वाले योग कब कितना प्रभावी होंगे, यह भाव पर निर्भर होता है कि वह योग किस भाव में बन रहा है। क्या शुभ भाव में बन रहा है या अशुभ भाव में बन रहा है, इसको भी हम सभी को अवश्य देखना चाहिए। यदि इन सभी चीजों का हम विचार नहीं करते हैं तो उत्तम नहीं होता है। किसी भी लग्न में, किसी भी लग्न में चंद्रमा कहीं भी बैठा हुआ हो और उससे 7वें मंगल हो तो लाभ देता है। ऐसा हम सबों ने जातक शास्त्रों में पढ़ा है कि चंद्र मंगल, यानी कि चंद्रमा एवं मंगल की यदि युति होता है तो इसे चंद्र मंगल योग कहते हैं। यह समृद्धि का परिचायक है, अच्छे व्यक्तित्व का परिचायक है। इससे भी अच्छा, इससे भी अच्छा योग होता है कि चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो, चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो और उससे 7वें मंगल हो तो दोनों की परस्पर दृष्टि हो गई। चंद्रमा मंगल को देख रहा है, मंगल चंद्रमा को देख रहा है। यह दोनों योग लगभग एक ही हो गए। युति या परस्पर दृष्टि दोनों एक ही हुए, अंतर हो गया दोनों में, एक ही हो गए गुरुजी। सप्तम में तो एक ही बात होगी। एक ही है। परंतु चंद्रमा मंगल की युति
न हो करके यदि दोनों एक दूसरे से सामने होते हैं तो यह योग ज्यादा प्रभाव देता है। यह योग ज्यादा प्रभावित, मतलब दृष्टि ज्यादा प्रभावित करती है। हाँ, कभी कभी गुरु किसी जी, ग्रहों के साथ, कभी कभी किसी ग्रहों के साथ में युति ज्यादा प्रभाव कर देता है, कभी कभी परस्पर दृष्टि ज्यादा प्रभाव देता है। हम सबों को ग्रहों के गुण धर्मों को समझना चाहिए। अभी जो हम लोग का बृहत पराशर होरा शास्त्र पुस्तक का जो अध्याय चल रहा है, यह अभी बेसिक की ही है। धीरे धीरे जब पुस्तक आगे बढ़ेगा तो हम लोग और गुण सूत्रों के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, पहचानने का प्रयास करेंगे। क्या आप लोगों में से कोई सदस्य बतला सकता है कि यह युति कम प्रभावी होती है और दृष्टियां ज्यादा चंद्रमा मंगल का, ऐसा क्यों? क्या कोई सदस्य बतला सकता है? यहाँ पे कई विद्वान हैं। गुरु जी, दृष्टि में वो अपनी रश्मियां एक दूसरे के ऊपर प्रभावित करते हैं और दशा अंतर दशा में ज्यादा प्रभावित करते होंगे ये। और युति में उतना प्रभाव नहीं होता क्योंकि एक साथ रहते हैं गुरु जी। हाँ, कुछ हद तक तो आपने सही ही कहा, कुछ हद तक आपने सही कहा। ग्रहों के गुण धर्मों को देखना चाहिए कि दोनों ग्रहों का गुण धर्म क्या है, दोनों ग्रहों का तत्व क्या है। मंगल का तत्व अग्नि है और चंद्रमा का तत्व जल है। यदि दोनों एक जगह रहेंगे तो जल अग्नि को प्रभावित करके शांत करने का प्रयास करेगा और अग्नि जल के वास्तविक गुण को खराब करने का प्रयास करेगा। यानी कि मंगल की उष्णता, मंगल की क्रूरता को यह शांत करने का प्रयास करेगा, जलाएगा, ठंडक दे देगा। लेकिन अब ये दोनों तो काफी अलग हो गए, 180 डिग्री पर हो गए। तो अब तो जल अग्नि का समागम नहीं हो रहा है ना, लेकिन दोनों की रश्मियां निकल रही है, दोनों की ऊर्जा निकल रही है। तो अब इसकी भी ऊर्जा पूर्ण बल से निकला, चंद्रमा की भी ऊर्जा पूर्ण बल से निकल रहा है। तो एक नई प्रकार की ऊर्जा होती है जो ताकत में, जोश में, उमंग में, कार्यों में शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि दोनों अपने आप में बलवान ही रह गए। कोई न अग्नि जल चंद्रमा को प्रभावित किया, चंद्रमा के पावर को कम नहीं किया, न चंद्रमा मंगल के प्रभाव को कम किया। तत्वों के आधार पे अब बातें स्पष्ट जी हुई। जी गुरु जी, यहाँ एक प्रश्न था कि हाँ, अगर मंगल षष्ठेश हो और चंद्रमा जो है वो द्वादशेश हो तो भी क्या समृद्धि में परिचायक होंगे? नहीं, अब आप नहीं होंगे। और होंगे क्यों नहीं, योग तो है, प्रभावी तो होंगे ही होंगे। लेकिन योग फल का नियम यह भी है, जब बड़ा बहुत ही आपने उत्तम प्रश्न किया। ऐसे प्रश्न तो कक्षा में होनी ही चाहिए। यदि कक्षा में प्रश्न ही ना हो, यदि कक्षा में प्रश्न ही ना हो तो फिर कक्षा का महत्व क्या रह जाएगा? कुछ महत्व रहेगा? नहीं रहता। तो कहने का मतलब यह है कि जो ग्रह, जिस ग्रहगण के माध्यम से योग बनता है, यदि वे शुभ भाव के स्वामी होते हैं तो योग में ज्यादा फल मिलता है। यदि वे अशुभ भाव के स्वामी हैं तो योग का फल कम हो जाता है। अब यही मंगल यदि पंचमेश होते, यही मंगल यदि पंचमी। पंचमेश होते तो मंगल के पास में बुद्धि बढ़ हो जाता। तो जब मंगल यदि पंचमेश होंगे तो क्या तो यहाँ पर 1 नंबर की राशि होगी तो 2 3 4 यहाँ चंद्रमा हो जाएगा। यहाँ पर अगर 8 नंबर की राशि होगी तो 9 10 11 12 1 2, हाँ, मंगल यदि पंचमेश हो जाएगा तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ये लग्नेश हो गए ना। अगर यही मंगल पंचमेश होते हैं तो मंगल के पास में ज्ञान आ गया, विवेकशीलता हो गई।
हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव के गुण धर्मों को जरूर आत्मसात कर लेता है। भाव क्या होता है? माहौल होता है। आप जिस माहौल में आप जाते हैं, रहते हैं, या जिस माहौल के आप मालिक होते हैं, कुछ ना कुछ उस माहौल के बारे में आपको ज्ञान हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी गुरु जी। अगर आप यहाँ पे आचार्य हैं, ठीक है, आप अपने इलाके के, आप अपने क्षेत्र के अच्छे विद्वान हैं, पूजा पाठ कराते हैं, वो आपका काम है। यदि आपकी मजबूरी ही हो जाए किसी होटल में बैठना, जहाँ पे होटल किराए वगैरह पर, मतलब कमरे किराए पर दिए जाते हैं, या तो आपको होटल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन जब यदि वहीं पे रहना मजबूरी हो जाए, आपको मालिक ही बना दिया जाए, तो अगर उसकी जानकारी गतिविधियों के आपके पास में नहीं है, लेकिन मालिक हो जाने के बाद में स्वतः आपके पास में जानकारियां आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जी कुछ ना कुछ तो गुण धर्म आपको विकसित हो जाएंगे ना वहां के। जी जी ठीक उसी प्रकार जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उस प्रकार के गुण धर्मों का विकास हो जाता है। अब यदि पंचमेश यहीं पे मंगल देव हो जाता है तो कुछ ना कुछ बुद्धिमत्ता तो का विकास हुआ है। अब साथ में अब चंद्रमा क्या है, तो यदि यदि अष्टमेश भी है तो यह भाव खराब है, कुछ कम फल मिलेगा। परंतु यह क्या है? कल्पना का भाव है। हम भविष्य के लिए कल्पना जो करते हैं, सोचते हैं, वह भाव आठवां है। तो बुद्धिमत्ता और कल्पना का संयोग हुआ तो कुछ हद तक अच्छा हो गया। लेकिन वही खष्टेश है, छठे भाव का स्वामी हो गया तो छठे भाव से बुद्धि नहीं मिलती। छठे भाव से क्या होता है? ईर्ष्या उत्पन्न होता है। छठा भाव से ईर्ष्या उत्पन्न। जहां पे प्रतिद्वंदिता होती है, ईर्ष्या वहीं से जन्म लेता है कि नहीं लेता है? जी 12वां भाव, 8वां भाव हानि का नहीं है, 8वां भाव कल्पना का है, और वह दशम से 11वां भी है। तो 10वें से 11वां भाव जो है वह 8वां है, तो 11वें भाव का स्वामी कुछ न कुछ तो, वह तो कार्य क्षेत्रों का इच्छा हो गया, कार्य का इच्छा हो गया, कार्य का इच्छा हुआ तो नई नई चीजों के बारे में सोचेगा, उसको अप्लाई करेगा तो कुछ अच्छा हो गया। लेकिन अगर वही खष्टेश है और द्वादशेष है, तो द्वादशेष तो खराब ही है ना, खर्चा ही है। तो एक ईर्ष्या और दूसरा खर्चा, तो क्या यह धन सहयोग में यह गुण लाभकारी होंगे या नुकसानदायक होंगे? नुकसानदायक। जबकि पंचमेश और अष्टमेश का होगा तो थोड़ा ठीक हो गया ना। पंचमेश एवं अष्टमेश होकर के यदि परस्पर युति है तो थोड़ा कुछ हद तक ठीक हुआ कि नहीं हुआ? जी अगर वही पंचमेश मंगल है और लग्नेश चंद्रमा है, तब तो यहाँ पर लग्नेश और पंचमेश का भी परस्पर संबंध हो गया। यह भी योग, साथ में चंद्रमा और मंगल का जो आपस में परस्पर संबंध हुआ, चंद्रमंगल योग, या तो दो दो प्रकार के योग हो गए, तब तो सर्वोत्तम हो गया ना। यह योग काफी दुगुना फायदे दे देगा। सूत्र एक ही है, फल कम ज्यादा हो गए या नहीं हो गए? फल कम ज्यादा हो गए। हम सब जब भी पढ़ते हैं तो योग को पढ़ते हैं और यह भी पढ़ते हैं कि योग कारक ग्रह किस भाव का स्वामी है और किस ग्रह से दृष्ट है, किस भाव का स्वामी है और योग कारक ग्रह किस ग्रह से दृष्ट है। क्या शत्रु ग्रह से दृष्ट है? तो शत्रु से दृष्ट हो जाता है तो पीड़ित हो जाता है, तो योग का फल कम मिलेगा। अगर मित्र ग्रह से दृष्ट है तो थोड़ा सा उसमें मदद मिल जाता है, योग का फल बढ़ जाता है।
क्या ग्रह का जो योग कारक ग्रह है उसका अंशात्मक मान लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में है। लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में है तो थोड़ा योग का फल अधिक हो जाता है, अगर ज्यादा दूर है तो कम हो जाता है। योग कारक ग्रह यदि दो ग्रह हैं आमने सामने देख रहे हैं तो क्या दोनों का अंशात्मक मान करीब है? यदि दोनों का अंशात्मक मान करीब है तो योग का फल अधिक है। यदि दोनों ग्रहों का अंशात्मक मान 10-12 अंशों से अधिक दूरी पर है तो कम, अगर 15 अंशों से भी ज्यादा दूरी पर हो तो बिल्कुल नहीं। अब यहीं पे मंगल दो, अगर 11 अंशों के हों और यहीं पे चंद्रमा 27 अंशों का हो, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो क्या यह योग बिल्कुल भी प्रभावी हुआ? नहीं, 1% भी लाभ देगा ये? नहीं देगा। तो ये 1% भी प्लस लाभ माइनस नहीं देगा। 15 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो नहीं होगा। हाँ तो वही तो हम करें, तो ये तो 1% भी लाभ नहीं दिया ना। जी। तो कब कौन सा योग कब लाभ देगा हम सबों को इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। यदि हम लोग इन तथ्यों को नहीं समझेंगे तो हम सभी अधूरे माने जाएंगे और माने जाते भी हैं, माने जाते भी हैं। चलिए अब इससे आगे हम लोग कुछ सूत्रों पर चर्चा करते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में होते हैं तो अच्छे फल देते हैं। क्यों? नियम एक ही है, यह सभी लग्नों पर लागू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लग्नों में देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में होंगे तो लाभ देंगे। यहां पर जो हम लोग चर्चा करते हैं किसी खास लग्न विशेष को लेकर चर्चा नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से चर्चा हम लोग, यह 7वीं चर्चा है, सभी लग्नों पर हम लोग एक एक दिन चर्चा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसे सूत्रों की चर्चा की जाती है जो सभी लग्नों पर लागू होता है और ग्रह केवल बदल जाते हैं। आज हमने अभी कहा कि अष्टम भाव के देव गुरु बृहस्पति बड़े अच्छे फल देते हैं, धन के लिए ठीक ठाक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? यह किस सूत्र को याद दिलाया जा रहा है जो सभी लग्नों पर लागू होता है? छठे भाव के स्वामी अष्टम में चले गए। हाँ, एक तो यह हो गया। दूसरा यह भी है कि देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली के पाप फलदाता ग्रह हैं, यानी कि तीसरे भाव के स्वामी भी बुरे फल देते हैं, छठे भाव के भी स्वामी बुरे फल देते हैं। तो नियम यह है कि यदि कोई ग्रह बुरा फल देने वाला है और वह बुरे भाव में ही बैठ जाए तो उसकी दशाओं में धन की प्राप्ति होती है। सूत्र यह है, सूत्र यह है कि जो यदि कोई ग्रह बुरे भाव का स्वामी है जो अच्छा फल देने वाला नहीं है, यदि वह ग्रह खराब भाव में ही बैठ जाए तो उनकी दशाओं में अच्छे फल की प्राप्ति होती है। सूत्र यह है। यही सूत्र तुला लग्न की कुंडली में हम ऐसे कह सकते हैं कि तुला लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति 8वें भाव में बैठते हैं तो उनकी दशाओं में थोड़ा ज्यादा धन की प्राप्ति होती है, धन के लिए अच्छा। अब आप कहेंगे कि छठा भाव में क्यों नहीं, 12वें भाव में क्यों नहीं? मन में तो प्रश्न यह भी हो सकता है ना, हमने 8वां भाव ही क्यों कहा, छठा क्यों नहीं कहा? हालांकि छठे में बैठते तो स्वराशि के बैठते और भी अच्छा हो जाता ना। जी लाभ भाव में दृष्टि और धन भावन पर दृष्टि होने के कारण नहीं। अब यहाँ पर यदि यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं तो इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ
सातवीं दृष्टि यहाँ, नवम दृष्टि यहाँ, नीच की भी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी। लेकिन छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं। अगर स्वराशि का कोई भी ग्रह बैठे तो अच्छी बात है, लेकिन छठे भाव में खास करके देव गुरु बृहस्पति का बैठना यह थोड़ा हमें समस्या भी देते हैं। यह क्या देते हैं? समस्या देते हैं। ये जितने खुशहाल होते हैं उतनी ज्यादा समस्या देते हैं। देव गुरु बृहस्पति का छठे भाव में बैठना, जितना अच्छा स्थिति उतनी ही ज्यादा परेशान, उतनी ही ज्यादा परेशानी। क्या आप लोगों में से किसी ने इस सूत्र को कभी देखा है, परखा है, समझा है कि परेशानी क्या होती है? वह परेशानी ऐसी होती है कि जो किसी को समझ में ही नहीं आता। छठा भाव जवाब देने का भी है। छठा भाव जवाब देने का भी है। यानी कि यह शत्रु भाव है ना, जवाब, यह तो कंपटीशन है ना। तो देव गुरु बृहस्पति तो अपनी महानता छोड़ेंगे नहीं। तो यदि शत्रु भी आता है तो हम, वह कुछ भी बोल दे, हम उसका प्रत्युत्तर वाजिब दे नहीं पाते हैं। हम सामाजिक शब्दों में उलझ के रह जाते हैं और वह सामने वाला व्यक्ति हम पर हावी होता चला जाता है। हालांकि सामने यदि देव गुरु बृहस्पति छठे भाव में हो तो शत्रु आपसे जीतता तो नहीं है, लेकिन परेशान काफी करता रहता है और आप अनैतिक ढंग से कुछ आप बोलते नहीं, मतलब हड़क करके बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो है वह दूसरे स्वभाव के। अगर यहीं छठे भाव में मंगल हो तो हल्का कोई कुछ बोले तो आप क्या करेंगे? झलक देंगे। एक पूरी शक्तियों को निचोड़ करके एकाएक वो आप बोलेगा 10%, तो आप बोलिएगा 50%। तो समस्याएं उसी से बस समाप्त। देव गुरु बृहस्पति है तो अगला बोलेगा 50%, आप बोलेंगे 5%। आप सामाजिकता छोड़ेंगे नहीं, तो समस्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हालांकि अगर छठे भाव के देव गुरु बृहस्पति होते हैं तो व्यक्ति शत्रु से पराजित नहीं होता है, यह है, लेकिन समस्या से ग्रसित रहता है। शत्रुओं से कुछ नुकसान नहीं होता, तो हमेशा मानसिक चिंताएं बनी रहती है इस प्रकार से। अब यहाँ पे यदि देव गुरु बृहस्पति हो गए तो क्या लाभ हुआ? तो एक, यह शुक्रदेव की राशि में हो गए, चिंतन भाव में हो गए। दो विद्वानों में देव गुरु बृहस्पति धन के कारक भी ग्रह हैं और धन के अभिलाषी ग्रह की राशि में भी बैठ गए, विपरीत राजयोग भी बना दिए। और जो इनका धन भाव है, संचय भाव है, इसको भी आप यह देख रहे हैं, धन के संचय भाव को भी देख लिए। यहाँ 12वें भाव को भी देख रहे हैं, तो दानशीलता भी बढ़ा दिए। तो यहाँ यह ठीक हो गए, यह गहन चिंतन वाले भाव में भी चले आए, यानी कि चिंता, अपना चिंतन वगैरह करके कि हमारा आय किस प्रकार से बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, इसलिए जाना। अब कहेंगे कि ये शुक्रदेव की राशि है, शुक्रदेव तो देव गुरु बृहस्पति को सम ही मानते हैं, बुध भी सम मानते हैं, तो बुध की राशि में उतना लाभ क्यों नहीं? तो बुध बुद्धिमान है परंतु निष्कर्ष नहीं है। शुक्रदेव बुद्धिमान भी है, निष्कर्ष देने की क्षमता भी इनके पास में है। इसलिए देव गुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में होना ज्यादा लाभदायक हो जाता है, क्योंकि अकारक भाव के भी स्वामी हैं। अकारक भाव के बुरे फलदाता हो गए और बुरे भाव में आ गए। अब बातें स्पष्ट हुई कि छठे भाव एवं 12वें भाव में क्यों उतना अच्छा नहीं, 8वें भाव में ही क्यों अच्छा।
तीसरे भाव में रहेंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा नहीं, छठे आठवें बारहवें में ही बनेगा। तो हम सबों को विपरीत राजयोग जब बन रहा है तो यह भी देखना है कि किन स्थितियों में विपरीत राजयोग ज्यादा लाभकारी होगा और किन स्थितियों में थोड़ा कम होगा। अब इसके बाद में अन्य सूत्रों पर हम लोग चलते हैं। अगर रुचक योग, अगर मान लीजिए कि यहीं पे चौथे भाव में मंगल हो जाएंगे तब तो रुचक योग बनाया तो अच्छी बात है। यह अच्छी बात है। अगर तुला लग्न की कुंडली हो और सूर्य देव का नीच भंग हो रहा हो, सूर्य देव का नीच भंग हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे यह सूत्र है, किसी भी लग्न की कुंडली में आप लोग देखेंगे यदि एकादशेष का नीच भंग होता है, यह अपने आप में धन के लिए सबसे महान राजयोग होता है। एकादशेष का नीच भंग होना, एकादशेष का, क्या आप लोगों ने किसी मित्रों की कुंडली में आप लोगों ने देखा है कि किसी मित्र की कुंडली हो, एकादशेष नीच के हो और उनका नीच भंग हो रहा हो? हमारे पास में तो कई कुंडलियां आती जाती। उम्र के इस पड़ाव में तो हमने ये नहीं कह सकते कि करोड़ों लाखों कुंडलियां देखी, हम ये नहीं कह सकते। हम यही कहते हैं कि हमने काफी कुंडलियां देखी, जिसमें हमने ऐसी भी कुंडलियां देखी है जिसमें 11वें भाव के स्वामी नीच के हैं और उनका नीच भंग हो रहा है, तो उनके आय के कई अच्छे अच्छे स्रोत हुए हैं, खर्चे से का कई गुना अधिक आय है और उनकी संपत्ति, उनकी स्थिति में काफी अच्छी स्थिति में बदलाव होते चला गया। तो आय के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से यदि एकादशेष का नीच भंग होता है तो उत्तम ही है। नीच भंग क्या देता है? समृद्धि देता है या क्या देता है? समृद्धि देते। समृद्धि देता है। लेकिन तुला लग्न की कुंडली में यदि सूर्य देव का नीच भंग होता है तो यह समृद्धि तो देते ही हैं, लेकिन व्यक्ति को स्वस्थ नहीं रहने देते, व्यक्ति को वह साल में 6-7 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 8 महीने वह दवा ही जरूर खाएगा, चाहे स्थितियां जो बनती हो, क्योंकि लग्न में ही नीचे ग्रह हो जाएगा। तुला लग्न की कुंडली में लग्न में ही नीचे हो गए कि नहीं हो गए? अब इसके बाद में एक आध सूत्र पर और चर्चा हम लोग कर लेते हैं। वृषभ तुला लग्न की कुंडली में मंगल थी देवगुरु बृहस्पति के का उच्च का होने से बेहतर है कि नीच का हो। उच्च से अच्छा फल देते हैं नीच का। ऐसा क्यों? तुला लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का नीच का होना ही ज्यादा अच्छा होता है, उच्च का होना उतना अच्छा नहीं।
क्या कोई सदस्य बतला सकता है कि ऐसा कारण क्या हो सकता है? गुरु जी ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें जो बृहस्पति देव है, गुरुदेव जो है वो कारक है, और वो नीच के होके अष्टम, दशम और द्वादश को दृष्टि दे रहे हैं। अष्टम और जो द्वादश है उसको हम मतलब अच्छा भाव नहीं मानते हैं। पर अगर ये, मेरा क्वेश्चन ये कि इसमें दशम में भी तो दृष्टि देंगे तो वो व्यक्ति के व्यवसाय के लिए अच्छा होगा क्या? तो देव गुरु बृहस्पति चाहे दसम भाव में हो तो यहाँ भी उच्च के हो गए, या चौथे भाव में नीच के होंगे तो भी तो यहाँ पर उच्च की दृष्टि देंगे ही ना। बातें तो वही हो गई। दसम भाव के लिए तो उच्च की इस स्थिति हो गई ना, वहां पे रहे ना रहे। जी जी। आप लोग खूब बढ़िया से सोचिएगा और इसके उत्तर आप लोग समूह में लिखिएगा, या कल की कक्षा के लिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए रह गया। प्रश्न तो हमें पूछने का अधिकार है ही, अवश्य लिखिएगा या अवश्य कल आप लोग बोलिएगा।